हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग 69th बीपीएससी एवं जेएसएससी झारखंड सीजीएल के एग्जामिनेशंस को देखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स जो बेस्ट 300 करंट अफेयर्स है जनवरी टू जुलाई 2023 के, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज यह पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था यूसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। देखिए, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा है। इसका अर्थ है एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित यह कानून होगा, जहां पे सभी धर्मों और समुदायों को एक ही कानून के अंतर्गत काम करना होगा और सब पर एक ही कानून लागू होगा, चाहे वह आपको मैरिज एक्ट हो या फिर डाइवोर्स का केस हो। डाइवोर्स के लिए भी ये आपका कोड जो है उस पर इंप्लीमेंट होगा। कम्युनिटी के लिए, कोई चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, उस पर भी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। सभी रिलीजन पे यह इंप्लीमेंट होगा। अगर गोद लेते हैं वहां पर भी यह कोड सबके लिए होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर गोद लेता है तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगा। यह डीपीएसपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, के अंतर्गत आर्टिकल 44 में वर्णित है। यूसीसी के बारे में जो यह पूछा गया है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इज द राइट आंसर। लेकिन याद रखिए कि जो हमारा डीपीएसपी है, वह जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं, यह जरूरी नहीं है, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन नीति निर्माण में जब राज्य कोई कानून बनाती है तो वहां पर उनके नीति निर्माण में यह मार्गदर्शक का काम करती है डीपीएसपी। यूसीसी पर काफी विवाद हुआ है, आपने देखा होगा। इस टॉपिक पे कई बहस छिड़े हैं और इनमें पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए गए हैं। पक्ष और विपक्ष में लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। पक्ष में किसी ने कहा है, इसके समर्थन में कहा है कि यह नेशनल यूनिटी के लिए सही है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए सही है, लैंगिक न्याय के लिए सही है। विपक्ष में लोगों ने अपना मत दिया है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया की विविधता है, उसके लिए यह खतरा है। क्योंकि सबके रिलीजन्स अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, सब यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिस्टम है, रिलीजन बेस्ड सिस्टम है और इंडिया में विविधताओं की कमी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये उनका हनन है, उनके अधिकारों का हनन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह जो चर्चा में आई है, यह सबसे पहले भारत में गोवा हमारा एक राज्य है, वहां पर पहले से लागू है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे है? गोवा 1961 से यूसीसी लागू किया हुआ है। कैसे? क्योंकि 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता पाने के बाद गोवा ने अपने यहाँ पे गोवा सिविल कोड के रूप में यूसीसी को जारी रखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिवारिक कानून। इसको पारिवारिक कानून बनाकर रखा गोवा सिविल कोड को। तो यूसीसी के बारे में इन डिटेल्स हमने इतनी चर्चाएं कर ली। अगर पूछा जाए कि यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है, तो आप इस डेफिनेशन से उसे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप यह आंसर दे सकते हैं कि यह आर्टिकल 44 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमई? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम वह जिला है जिसने 10,000 एमएसएमई को रजिस्टर्ड किया है, अपने यहाँ पंजीकृत किया है। अब यह एर्नाकुलम कहाँ है? एर्नाकुलम केरला में है और केरला के बारे में जान लीजिए। केरला वह स्टेट है जहां पे फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कहा जाता है इसको। यहाँ पे यह पहला स्टेट है जहां पे पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सिस्टम चालू है। इसे डिजिटल बैंकिंग स्टेट भी कहा जाता है पूर्ण रूप से। केरला में एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, इसको भी याद रखिए। केरला में एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इन्होंने अपने ट्राइबल्स पीपल के लिए, जनजातियों के लिए, जो ट्राइबल्स पीपल हैं, इनके जो जनजाति लोग हैं, उनको जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वाला वायनाड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। केरला में अभी ही G20 हेल्थ ग्रुप मीटिंग हेल्ड हुआ है। G20 की कौन सी मीटिंग हुई है? हेल्थ
ग्रुप मीटिंग, हेल्थ ग्रुप मीटिंग हुई है और यह हुआ है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, यह याद रखना है आपको। तिरुवनंतपुरम वही है जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तिरुवनंतपुरम के बारे में आप जानते होइएगा, यहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, VSSC। और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम में दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने दिया है, इसे आप याद रख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 146 देशों की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 ऑफ 146 कंट्रीज? 146 देश का सूची में इंडिया का कौन सा स्थान है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 127। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि यह क्या है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, और हम इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे जिसको डिटेल से बताएंगे, या फिर आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन है सुमंग लीला थिएटर की एक पारंपरिक शैली किस राज्य की है? सुमंग लीला एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ थिएटर है, यह किस स्टेट का है यह बताना है आपको। और मणिपुर की यह थिएटर है सुमंग लीला। मणिपुर में जाओसांग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, यह याद रखना है आपको, जाओसांग फेस्टिवल यह फेमस है। इसके साथ मणिपुर में एक कम्युनिटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैती, आप सुने होइएगा, इसको इस समुदाय को बोला जाता है मैती। और सुमंग लीला का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस, कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस, यह याद रखना है आपको, कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस सुमंग लीला का मतलब होता है। जहां पर क्या होता है कि महिलाएं अपना रोल प्ले करती हैं इस थिएटर में एज अ मेल, मतलब आदमियों की तरह महिलाएं क्या होती है, महिलाएं पुरुष बनती हैं और यहाँ पर वो अपना नाटक करती है, रंगमंच पे अपना प्रदर्शन करती है। मणिपुर का एक ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है थाबल चोंगा, थाबल चोंगा, यह भी याद कर लीजिएगा, थाबल चोंगा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, ये जो सुमंग लीला है रंगमंच की एक पारंपरिक शैली जहां पर महिलाएं पुरुषों का रोल प्ले करती हैं और जो रोल प्ले करती है मैन का उसको बोलते हैं नूपी साबीज। इस रोल को क्या बोलते हैं? नूपी साबीज, नूपी साबीज। सुमंग लीला के दो टाइप हैं, इस ट्रेडिशनल थिएटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है नूपा, एक होती है नूपी, नूपा एंड नूपी। जहां पे नूपा जो मनाया जाता है वो मेन के द्वारा मनाया जाता है, नूपी जो मनाया जाता है वो वुमेन के द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब वुमेन मेन का रोल प्ले करती है तो इस प्ले को बोलते हैं नूपी साबिस। मणिपुर के बारे में एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसको आपने पढ़ा होगा। मणिपुर ही एक ऐसा जगह है जहां पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? किबुल लामजाओ। क्या नाम है? किबुल लामजाओ, लामजाओ। और यह कहां पर है? तो ऑन द लोकटक, लोकटक लेक पे है, लोकटक झील पे, लोकटक लेक पे है, ये लोकटक लेक पे। क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है और यह पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्नर सूचस हिंगले जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह क्या है? टर्नर सूचस हिंगले यह क्या है? तो यह जो है एक एंशिएंट मैरीन क्रोकोडाइल है जो काफी न्यूज में रहा था, एक प्राचीन समुद्री मगरमच्छ है। ओके, इंटरनेशनल कस्टम डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। 26 में,
26 मार्च है, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है। यहाँ पे कंफ्यूजन काफी होता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल कस्टम डे जो है यह सेलिब्रेटेड किया जाता है कब से, 1953 से। 1953 से ये सेलिब्रेट किया जाता है और 26 जनवरी जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे है उसी दिन इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे को। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। साथ ही एक इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए कि इंटरनेशनल कस्टम डे से पहले था वर्ल्ड कस्टम काउंसिल। वर्ल्ड कस्टम काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर था ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स, ये याद आप रखेंगे, ब्रुसेल्स। और यह ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में, बेल्जियम में ब्रुसेल्स है और वहां पे वर्ल्ड कस्टम काउंसिल का हेडक्वार्टर है। अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड कस्टम काउंसिल के वो है कुनियो मिकुरिया, याद रखना है आपको, कुनियो मिकुरिया याद रहेगा, ये सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले फेंसर कौन है। फेंसर यहाँ पे तलवारबाज को बोला जाता है। एशियन चैंपियनशिप में तलवारबाज जो है, तलवारबाज के बारे में पूछा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा भवानी देवी। भवानी देवी, भवानी देवी इज द फर्स्ट फेंसर टू विन अ मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप। कंप्यूटिंग की तरह मस्तिष्क के लिए कृत्रिम सिनेप्स भारतीयों द्वारा विकसित किया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है। आर्टिफिशियल सिनेप्स फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग इज डेवलप्ड बाय इंडियंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। द भारतीय और किसके द्वारा मिलकर यह कंप्यूटिंग के तरह जो ब्रेन के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स बनाए गए हैं भारतीयों के द्वारा, वो किसके साथ मिलकर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन जो है और इंडियन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों ने मिलकर यह आर्टिफिशियल सिनेप्स बनाया है। तो कृत्रिम सिनेप्स है, आर्टिफिशियल सिनेप्स है, यह किस चीज का बना है तो आपको जानना होगा। इसका जो मटेरियल बना हुआ है वह बना हुआ है सेमीकंडक्टर से। किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर। और यह सेमीकंडक्टर किस चीज से बना होता है तो यह बना होता है स्कैंडियम नाइट्राइड से। याद रखिए आप, स्कैंडियम नाइट्राइड से, नाइट्राइड से। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना जिसे KAPP भी बोलते हैं, वहां पे 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है, यह जो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना है KAPP, ये कहां पर है ये बताना है आपको, जहां पे 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर अटेम्प्ट किया गया है। तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर होगा गुजरात, गुजरात में है यह। और जो हमारा परियोजना शुरू हुआ है काकरापार में 700 मेगावाट का, वहां पे यह KAPP 3 फेज है, थर्ड फेज है। इससे पहले 2 फेजेस, फर्स्ट एंड सेकेंड जो था, जहां पे फॉरेन कंट्रीज का सहयोग लेकर बनाया गया था, वो 700 मेगावाट से कम का था। लेकिन यह जो तीसरा फेज है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का KAPP, यह थर्ड फेज इंडियंस के द्वारा स्वतः स्वयं बनाया गया है, खुद ही डेवलप किया गया है, जहां पे किसी भी फॉरेन कंट्री का मदद नहीं लिया गया है। और इसका निर्माण करता कौन है, NPCIL। NPCIL के बारे में सुने होंगे आप, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इन्होंने 700 मेगावाट का 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर को इंग्लिश में बोला जाता है PHWRS। और NPCIL का पूरे देश में लगभग 16 इस तरह के प्रोजेक्ट, 700 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स बनाने का योजना है और उस पर काम चल रहा है। फेज 3 का टेक्निक है, इसमें किस तरह से काम किया जाता है, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में कैसा तकनीक यूज किया जाएगा। तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम, उसको क्या करेंगे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसमें भारी जल D2O जो होता है, D2O को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और इसी तकनीक का इस्तेमाल कर 700 मेगावाट के जो हमारा प्रोजेक्ट है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट निर्माण किया जाएगा। और इसी तकनीक पर इससे पहले क्या है, 2 इकाइयां महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र में स्थापित की गई है। और पूर्व में सबसे बड़ी इकाई जो थी 700 मेगावाट से पूर्व में सबसे बड़ी इकाई थी 540 मेगावाट की, 540 मेगावाट की थी। और इस तरह की 2 इकाइयां जो थी महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र में स्थापित कर दी गई थी।
काफी डिटेल से हमने इनको पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी पुरस्कार 2022 में अपने पहले व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार कितनी व्यक्तिगत श्रेणियों पर आधारित है? The International Cricket Council (ICC) has announced its first individual award winners in the ICC Award 2022. These awards are based on how many individual categories? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 कैटेगरीज पे ये निर्धारित है। आईसीसी के बारे में आप जानते हैं, आईसीसी का जो HQ है यह दुबई में है। दुबई काफी फेमस है, जहां पे दुबई में फ्यूचर म्यूजियम है। आप जब पढ़े होंगे, फ्यूचर म्यूजियम दुबई में ही है। दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसको। आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। चेयरमैन इसके कौन है? ग्रेग बार्कले, ये याद रखना है आपको, ग्रेग बार्कले। और ये ग्रेग बार्कले कहां के हैं? ये ऑकलैंड के हैं। कहां के हैं? ऑकलैंड के। याद रहेगा। हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आपने देखा होगा। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप। इसके विनर कौन रहे? इसके विनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है। और यह जो आईसीसी है, पहले आईसीसी का जो स्पॉन्सर था वह भारत पे था, ठीक है। अब आईसीसी का स्पॉन्सर चेंज हो गया है। अब इसका स्पॉन्सर है, आईसीसी के जो स्पॉन्सर हैं वह मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड अब इसका स्पॉन्सरशिप ले लिया है, यह याद रखना है आपको। क्लियर है। आईसीसी से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है कि अभी मैंने वुमेन T20 की बात की है, वहां पे आपसे मेन T20 की भी बात कर लेगा कि मेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, क्योंकि हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पे यह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी में मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया था? तो यह दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है, और यह इंडिया से है। वहीं पे अगर पूछ ले वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? ये तो मेन का हो गया। वहीं पे वुमेन का पूछ ले इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले तो यह होगा रेणुका सिंह। रेणुका सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। वहीं पे वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले। अभी तो आपने देखा ना कि इंटरनेशनल T20 को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले इसमें, तो आपको बताना है ताहलिया मैकग्राथ को। किसको बताना है? ताहलिया मैकग्राथ। ये ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया से ही है। वहां पे अगर पूछ ले आपसे मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, तो आप बताएंगे बाबर आजम। कौन है ये? बाबर आजम है, और ये पाकिस्तान से है। वुमेन्स ओडीआई पूछ ले, ये तो मेंस का है, वहीं पे वुमेन्स का पूछ ले वुमेन्स ओडीआई, तो आपको बताना है नेट सीवर, NATSCIVER इसका स्पेलिंग है, नेट सीवर। वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले तो वह भी इंडिया से है, एशा ओझा। एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स का पूछ ले, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आपको बताना है एशा ओझा। ये है। इंडिया हैज रिसेंटली गिफ्टेड INS कृपान टू विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो यह दिया है वियतनाम को। इन्होंने वियतनाम को उपहार में INS कृपान दे दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? इन्होंने 412 पुरस्कारों की घोषणा की है, मंजूरी दी है, वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। उसका आंसर हो जाएगा 412। भारतीय फुटबॉल टीम के किस कप्तान ने 14वीं चैंपियनशिप 2023 में हैट्रिक बनाकर पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है? Which captain of the Indian football team has defeated Pakistan 4-0 by scoring a hat-trick in the 14th championship 2023?
तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है, वह भी 14वीं चैंपियनशिप 2023 में। भारतीय फुटबॉल टीम का 14वीं चैंपियनशिप हुआ है जहां पे पाकिस्तान को हराया है सुनील छेत्री जी ने। Which of the following Indian cities will host the Space 20 program of the G20 in April 2023? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अप्रैल 2023 में G20 के स्पेस 20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? अभी G20 चल रहा है हमारे इंडिया में और उसी में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है स्पेस 20 प्रोग्राम और यह G20 का ही हिस्सा है। और यह कहाँ हुआ है यह आपको बताना है। यह हुआ है शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय में, यह याद रखना है आपको, मेघालय में। और मेघालय अभी हाल ही में चर्चा में था रेलवे स्टेशन को लेकर। यहाँ पर रेलवे स्टेशन नया बनाया गया है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है मेंदी पत्थर। मेंदी पत्थर याद कर लीजिए, मेंदी पत्थर, वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। मेघालय में जो इंडिया का पहला आप लिख सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिख सकते हैं आप, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए मेघालय। अभी 21 जून को योगा डे मनाया गया था, याद है आप लोग को? योगा डे सब जानते हैं। इसको सेलिब्रेट किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोलेंगे आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। 21 जून को जो योगा डे मनाया गया था वो आयुष मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो कोलैबोरेशन था राजस्थान गवर्नमेंट का भी था। राजस्थान गवर्नमेंट और आयुष मंत्रालय मिलकर 21 जून को योगा डे मनाए थे। आपको यह जानना है कि जो आयुष मिनिस्ट्री है हमारा, आयुष मिनिस्ट्री के अभी जो मिनिस्टर हैं वह है सर्बानंद सोनोवाल। याद रखना है आपको यह, सर्बानंद सोनोवाल। और इस बार जो है इंटरनेशनल योगा महोत्सव मनाया गया और यह कहाँ फ्लैग ऑफ किया गया है? डिब्रूगढ़ आसाम में। डिब्रूगढ़ आसाम में है ये। डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में। नेक्स्ट और भी पार्ट हम लोग लाएंगे। ये बेस्ट 300 का सीरीज चल रहा है जहां पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स, हमने एनिमेशंस का प्रयोग नहीं किया है, पिक्चर का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का प्रयोग किया है। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज दिया गया है आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कम टाइम में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर किया है और यही होना भी चाहिए। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका स्ट्रेटजी बढ़िया होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जो एग्जाम में आता है। आपको लग जाएगा यह वीडियो देखने के बाद कि आपने कितना इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल किया है। और यह सीरीज रहेगा, ये हम जनवरी से लेकर जुलाई तक का एक पार्ट बना रहे हैं, फिर जुलाई से नेक्स्ट करेंगे, 2 पार्ट में आएगा। अभी यह सीरीज चलता रहेगा बेस्ट 300 का। तो थैंक यू। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।